नमस्ते, श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। श्रुतिपीडिया में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 15 जनवरी 2026 है और हम द हिंदू अखबार का विश्लेषण कर रहे हैं, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। जी। आज की खबरों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम उभर कर आ रही है, शासन मतलब गवर्नेंस इन एक्शन। हम देखेंगे कि सरकारें जमीनी स्तर पर कैसे काम करती हैं। एक तरफ मणिपुर जैसा एक जटिल संकट है, तो दूसरी तरफ MGNREGA जैसी योजनाओं को बदलने का एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन। बिल्कुल, और यही आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है। मतलब कब सरकार को एक नया ढांचा, एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और कब किसी पुराने एस्टैब्लिश सिस्टम को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आज हम मणिपुर में एक नए केंद्र शासित प्रदेश की मांग के पीछे की वजहों को समझेंगे, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में हुए एक जरूरी बदलाव को देखेंगे और फिर MGNREGA की जगह जो नया कानून आया है उसके पीछे की सोच को जानेंगे। साथ ही दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन में जो नए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए राष्ट्रीय मामले और आंतरिक सुरक्षा से शुरुआत करते हैं। पहली खबर काफी गंभीर है, मणिपुर से। कुकी जो काउंसिल ने एक बार फिर अपने समुदाय के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश मतलब एक यूनियन टेरिटरी की मांग को जोर शोर से उठाया है। जी, और ये मांग मतलब कोई नई नहीं है, लेकिन 3 मई 2023 से जो जातीय संघर्ष शुरू हुआ उसके बाद ये और भी ज्यादा तेज हो गई है। और उन्होंने जो ज्ञापन गृह मंत्री को दिया है उसकी भाषा काफी सख्त है ना। बहुत सख्त। उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कुछ तत्व या तो उनके समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों में सीधे तौर पर शामिल थे। अच्छा। या फिर उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रहे। जब किसी समुदाय का अपनी ही स्टेट गवर्नमेंट पर से भरोसा इस हद तक उठ जाता है, तब ऐसी मांगे उठती हैं। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे आंकड़े भी हैं। लेख में जो आंकड़े दिए हैं, 250 से ज्यादा कुकीजो लोगों की मौत। हाँ, 7,000 घर जला दिए गए, 360 पूजा स्थल तोड़े गए और 40,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ये तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। निश्चित रूप से। और यूपीसी के लिहाज से देखें तो ये मामला GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और GS पेपर 2 पॉलिटी दोनों से सीधे जुड़ता है। कैसे? देखिए, इसमें नए राज्यों या यूटीज के गठन की मांग, केंद्र राज्य संबंध, जातीय संघर्ष, ये सब मुद्दे शामिल हैं। एस्पिरेंट्स को संविधान के आर्टिकल 3 के तहत एक नया यूटी बनाने की पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। अच्छा, लेख में एक बफर जोन का भी जिक्र है। ये क्या है और इसको लेकर KGC ने इतनी सख्त चेतावनी क्यों दी है? ये इस मामले का एक बहुत ही नाजुक पहलू है। बफर जोन असल में मैती बहुल इम्फाल घाटी और कुकीजो बहुल पहाड़ी क्षेत्रों के बीच जमीन की एक नैरो स्ट्रिप है। Okay. जिसे केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हिंसा को फैलने से रोकने के लिए बनाया था। एक तरह की नो मैन्स लैंड है ये। तो फिर चेतावनी क्यों? KGC ने चेतावनी दी है कि अगर इस जोन में मैती विस्थापितों को बसाने की कोशिश हुई तो ये एक उकसावे वाली कार्रवाई होगी और इससे हिंसा फिर भड़क सकती है। इसका मतलब है कि दोनों समुदायों में अविश्वास इतना गहरा है कि बिल्कुल, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अब संघर्ष का केंद्र बन गया है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर रिकंसिलिएशन मतलब सुलह की कोशिशें कितनी मुश्किल है। तो एक तरफ ये जमीनी सुरक्षा की चुनौती है और दूसरी तरफ चलिए डिजिटल दुनिया की सुरक्षा पर आते हैं। जी, हाल ही में खबर ने काफी हलचल मचाई थी कि केंद्र सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं से उनके डिवाइस का सोर्स कोड मांग रही है। हाँ, इस पर अब एक क्लैरिफिकेशन आया है। केंद्र सरकार और जो इंडस्ट्री ग्रुप है MAIT, दोनों ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। तो फिर ये भ्रम फैला कैसे? मतलब सोर्स कोड तो किसी भी टेक कंपनी के लिए उसकी सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये भ्रम एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट से फैला, जिसमें NCCS के एक 2023 के दस्तावेज का हवाला था। NCCS मतलब? नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। जी। उस शुरुआती डॉक्यूमेंट में सोर्स कोड डिस्क्लोजर की बात कही गई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था वो ये था कि उस दस्तावेज को जून 2025 में ही अमेंड कर दिया गया था। अच्छा, तो ये एक पुरानी जानकारी पर आधारित खबर थी। बिल्कुल, सोर्स कोड वाली शर्त को हटा दिया गया था। तो अब नई रिक्वायरमेंट क्या है?
नई रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा बैलेंस्ड है। अब कंपनियों को सिर्फ एक आंतरिक परीक्षण रिपोर्ट मतलब इंटरनल टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी। और उसमें आईपी से जुड़ी जानकारी? नहीं, साफ कहा गया है कि उसमें आईपी से जुड़ी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शामिल नहीं होगी। ये दिखाता है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी और कंपनीज के राइट्स के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। ये जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। बिल्कुल, और जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए भी। तो हमने एक नीति को इवॉल्व होते देखा। अब एक ऐसी नीति पर आते हैं जिसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। कर्नाटक से खबर है कि विधानसभा MGNREGA को निरस्त करने पर चर्चा करेगी। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूआंस है जो खबर में भी स्पष्ट किया गया है। विधानसभा असल में MGNREGA को निरस्त करने पर चर्चा नहीं करेगी। तो फिर? बल्कि उसे जिस नए कानून से बदला गया है VBGRMG एक्ट 2025, उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर एक विशेष चर्चा करेगी। अच्छा, तो ये ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है? जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये तो बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, लेकिन MGNREGA तो एक तरह से एक सेफ्टी नेट था ना? है ना? उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय प्रश्न है, क्रिएशन वर्सेस रिप्लेसमेंट। देखिए, MGNREGA की सबसे बड़ी ताकत उसका राइट्स बेस्ड ढांचा था। वो एक कानूनी गारंटी थी। मतलब सरकार रोजगार देने के लिए लीगली बाउंड थी। एग्जैक्टली, 100 दिन का रोजगार। इसने ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने, संकट में सुरक्षा देने और खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो थीं। भ्रष्टाचार, पेमेंट में देरी। जी बिल्कुल, और बनाए गए एसेट्स की खराब क्वालिटी। शायद ये जो नया VBGRMG मिशन है वो इन्हीं समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। कैसे? इसका अप्रोच अलग कैसे है? इसका मिशन मोड अप्रोच शायद सरकार को प्रोजेक्ट्स के सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, लेकिन यहाँ एक वैचारिक बदलाव है, राइट्स बेस्ड से मिशन बेस्ड की तरफ। ये UPSC एस्पिरेंट्स के लिए GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों मॉडल्स का कंपैरेटिव एनालिसिस। बिल्कुल। तो ये रिप्लेसमेंट का एक बड़ा उदाहरण हुआ। अब देखते हैं कि शहरी भारत में, खासकर दिल्ली में, जमीनी स्तर पर क्या बनाया जा रहा है। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। जी हाँ, दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी AIIMS शुरू किए गए हैं और लक्ष्य तो आने वाले महीनों में 1100 तक पहुंचने का है। इनका मेन पर्पस बड़े अस्पतालों पर से बोझ कम करना है। जी, ताकि वो गंभीर बीमारियों पर फोकस कर सके। लेकिन दिल्ली में तो पहले से ही मोहल्ला क्लिनिक का एक नेटवर्क है, तो ये AIIMS उनसे अलग कैसे हैं? इज इट जस्ट रीब्रांडिंग? नहीं, ये सिर्फ रीब्रांडिंग नहीं है, ये एक अपग्रेड है। कई पुराने मोहल्ला क्लिनिक को ही AIIMS में बदला गया है, लेकिन इसमें सर्विसेज का विस्तार किया गया है। मुफ्त दवाएं और जांच तो हैं ही, पर अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर विशेष ध्यान है। जैसे कि खासतौर पर माताओं के लिए प्री एंड पोस्ट नेटल केयर जैसी अतिरिक्त सेवाएं, जो इन्हें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाती हैं। अच्छा, तो ये हेल्थ गवर्नेंस के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। जबरदस्त केस स्टडी है GS पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए एक नया ढांचा बन रहा है। अब शिक्षा पर आते हैं, जहां एक और नया ढांचा बनाया जा रहा है, लेकिन उसको लेकर कुछ मतभेद भी हैं। हाँ, दिल्ली के निजी स्कूल फीस विनियमन समितियों को लेकर बटे हुए नजर आ रहे हैं। ये समितियां क्या हैं? दिल्ली सरकार का एक आदेश है कि हर प्राइवेट स्कूल को एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी यानी SLFRC बनानी होगी। इस कमेटी का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसकी संरचना काफी लोकतांत्रिक है। कुल 11 सदस्य होंगे, 5 सदस्य PTA से मतलब माता पिता शिक्षक संघ से। अच्छा, तो माता पिता का बहुमत है। हाँ, साथ में 3 शिक्षक, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का एक प्रतिनिधि और शिक्षा निदेशालय DOE का भी एक सदस्य होगा। तो फिर विवाद क्यों है? साउंड्स गुड ऑन पेपर, है ना? हाँ, ऑन पेपर तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। कुछ स्कूल इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उनकी मुख्य आपत्ति क्या है? उनकी एक आपत्ति यह है कि कमेटी को चालू एकेडमिक सेशन के लिए फीस की जांच करने को कहा जा रहा है, जो उनके हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव है। और माता पिता की तरफ से भी कोई चिंता है? जी, उनकी चिंता है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो कमेटी में अपनी बात आज़ादी से रख पाएंगे, क्योंकि उनकी नौकरी तो स्कूल मैनेजमेंट पे निर्भर करती है। ये निजी क्षेत्र में
रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाने की चुनौतियों को दिखाता है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा। बिल्कुल। तो हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से, जी। जहां ईरान के अंदरूनी हालात और भारत के लिए जो एक कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है उसे समझेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ईरान के इस इंटरनेशनल चेस बोर्ड से हम सीधे भारत के डोमेस्टिक इश्यूज पर आएंगे। हम शासन मतलब गवर्नेंस के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। एक तरफ पंजाब में एक वेलफेयर स्कीम की घोषणा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में किसान अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर हम वाराणसी चलेंगे, जहां एक ही शहर में विकास बनाम विरासत का टकराव भी है और सांस्कृतिक एकता का उत्सव भी। और आखिर में दिल्ली का पर्यावरण संकट, जो हमेशा की तरह एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, और ये सभी मुद्दे जीएस पेपर 1, 2 और 3 के सिलेबस को सीधे सीधे टच करते हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, इन बिखरी हुई खबरों के डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईरान। खबर यह है कि ईरान के जो न्यायपालिका प्रमुख हैं मोहसिनी एजेई, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द फांसी देने का आदेश दे दिया है। जी। उनका बयान काफी सख्त है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो उसे जल्दी करना होगा, क्योंकि देर करने से उसका असर खत्म हो जाता है। ये तो सीधे सीधे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को एक चुनौती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बयान नहीं लगता, ये एक बड़ा एस्केलेशन है। हाँ, और ये एस्केलेशन एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है। हमें याद रखना होगा कि ये प्रदर्शन महसा अमीनी की मौत के बाद से चल रहे हैं और अब ये एक तरह से रिजीम के लिए सर्वाइवल थ्रेट बन गए हैं। अच्छा। तो जब कोई सत्ता खुद को खतरे में महसूस करती है तो वो अक्सर ऐसे ही सख्त कदम उठाती है। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि ईरान का समाज भी बटा हुआ दिख रहा है। मतलब एक तरफ हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के समर्थन में भी रैलियां हो रही हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, मानवाधिकारों का हनन और इंटरनेशनल प्रेशर का एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है, जीएस पेपर 2 के लिए बेहद जरूरी। इसी तनाव के बीच टेक्नोलॉजी एक बहुत ही दिलचस्प किरदार निभा रही है। स्टारलिंक जैसी जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं, हाँ, वो ईरान में मुफ्त सेवा दे रही हैं ताकि लोग सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन को बाईपास कर सकें। और यहीं पर मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट्स का एक नया आयाम खुलता है। एक तरफ सरकार है जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहती है और दूसरी तरफ स्टारलिंक जैसा एक नॉन स्टेट एक्टर है, एक प्राइवेट कंपनी जो उस कंट्रोल को चुनौती दे रहा है। तो एस्पिरेंट्स के लिए ये जीएस पेपर 2 में रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स का एक बेहतरीन उदाहरण हो गया। बिल्कुल। पर एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह की डिजिटल कॉलोनियलिज्म की शुरुआत नहीं है, जहां एक विदेशी कंपनी किसी देश के इंफॉर्मेशन स्पेस को मतलब कंट्रोल कर रही है? इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। देखिए, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये लोगों को आवाज देता है, उन्हें संगठित होने में मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता पर भी सवाल खड़े करता है। कल को अगर यही टेक्नोलॉजी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो क्या होगा? सही बात है। तो जीएस पेपर 3 में जो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का टॉपिक है, उसके तहत एस्पिरेंट्स को इस पहलू पर भी सोचना चाहिए। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती। ईरान की इस इंटरनल टर्मोइल का असर अब इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी साफ दिख रहा है और भारत खुद को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पा रहा है। जी। हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। ऑफिशियल बयान तो यही है कि विकसित हो रही स्थिति पर चर्चा हुई, लेकिन इसका मतलब साफ है कि भारत चिंतित है। चिंतित होना लाजमी है। भारत यहाँ एक बहुत ही डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इसे समझने के लिए हमें भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को समझना होगा। मतलब अपनी विदेश नीति के फैसले किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को देख कर लेना। ठीक है। अब देखिए, एक तरफ ईरान हमारा पुराना और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 2026 में हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के 75 साल पूरे हो रहे हैं और चाबहार पोर्ट को तो हम भूल ही नहीं सकते। हाँ, जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए हमारा गेटवे है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ अमेरिका का जबरदस्त दबाव है, जिसने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो भारत के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या हैं? हम अपने पुराने दोस्त और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को चुनें
या दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दें? यही तो डिप्लोमेसी का असली इम्तिहान है। भारत के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। हमारी ऊर्जा ज़रूरतें, खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी, ये सब दांव पर हैं। तो भारत किसी का पक्ष नहीं ले सकता। इसलिए भारत का रुख हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने का रहा है। भारत चाहेगा कि तनाव कम हो और कोई मिडिल पाथ निकले। तो यूपीएससी मेंस में इस तरह के सवाल बन सकते हैं जहां भारत की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को एनालाइज करने के लिए कहा जाए। हाँ, और इंडिया, ईरान, यूएस का ये ट्रायंगल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ईरान में हमने देखा कि कैसे स्टेट और सिटीजन्स के बीच एक सीधा टकराव चल रहा है। अब भारत के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ स्टेट और सिटीजन्स के बीच का रिश्ता अलग अलग मुद्दों पर कैसे सामने आ रहा है, कहीं वेलफेयर के रूप में तो कहीं प्रोटेस्ट के रूप में। ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। चलिए पहले वेलफेयर की बात करते हैं, जिसका जिक्र पंजाब से आ रही खबर में है। जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुक्तसर साहब के माघी मेले में अपने चुनावी वादे को दोहराया है कि राज्य की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और अगले बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी स्कीम है और पहली नज़र में ये विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक अच्छा कदम लगता है। इसके फायदे साफ है, महिलाओं को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। हाँ, और घर के अंदर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल है राज्य के खजाने पर पड़ने वाला बोझ। पंजाब पहले से ही कर्ज में है। अच्छा। दूसरा, ये एक बड़ी बहस को जन्म देता है। क्या ये जेन्युइन वेलफेयर है या कम्पेटिटिव पॉपुलिज्म? मतलब क्या ये वाकई महिलाओं का भला करने के लिए है या सिर्फ वोट हासिल करने का एक तरीका? पर ये तो पॉपुलिज्म की बात हुई, लेकिन क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जमीनी हकीकत में कई महिलाओं के लिए ये 1000 रुपए उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए एक जीवन रेखा भी तो हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और यही इस मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है और वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ, सोचिए, इस योजना पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, अगर वही पैसा महिलाओं के लिए बेहतर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित बनाने या महिला एंटरप्रेन्योर्स को लो इंटरेस्ट लोन देने पर खर्च किया जाए, तो क्या उससे लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट बेहतर नहीं होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है। तो गवर्नेंस पर जवाब लिखते समय एस्पिरेंट्स को पॉलिसी के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स दोनों का विश्लेषण करना चाहिए। तो एक तरफ पंजाब में सरकार पैसे देकर वेलफेयर करना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में किसान अपनी जमीन और मुआवजे के हक के लिए सरकार के खिलाफ ही मार्च कर रहे थे। हाँ, जिसे अब बातचीत के बाद रद्द कर दिया गया है। जी। और ये घटना एग्रेरियन डिस्ट्रेस यानी कृषि संकट के कई डिमेंशंस को एक साथ सामने लाती है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे डेवलपमेंट मॉडल पर एक कमेंट्री है। किसानों की मांगें क्या थीं? उनकी मांगें देखिए। पहला, रेलवे लाइन और पावर ट्रांसमिशन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसका उचित मुआवजा मिले। दूसरा, फसल बीमा योजना का पैसा जो अटका हुआ है वो दिया जाए। और तीसरा, अवैध बजरी खनन पर रोक लगे। और सरकार ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद मार्च रद्द हुआ। ये जो लिखित आश्वासन है, ये दिखाता है कि प्रेशर ग्रुप्स लोकतंत्र में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह घटना जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंट है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा विकास किसानों की कीमत पर हो रहा है? क्या लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रोविजंस को सही से लागू किया जा रहा है? ये सब सवाल पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस से जुड़े हैं। राजस्थान में हमने देखा कि संघर्ष जमीन और मुआवजे जैसे टैंजिबल इश्यूज को लेकर था, लेकिन अब हम एक ऐसे शहर की ओर बढ़ते हैं जहां संघर्ष इंटेंसिबल है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की। हाँ, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हो रहे डेमोलिशन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान घाट नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म में इसे महाशमशान कहा जाता है, जहां माना जाता है कि अंतिम संस्कार होने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ये एक लिविंग हेरिटेज है, एक ऐसी विरासत जो हजारों सालों से जीवंत है। और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विकास के नाम पर घाट के असली चरित्र और उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और प्रशासन कह रहा है कि ये एक कंफ्यूजन की वजह से हुआ।
ये डेवलपमेंट वर्सेस हेरिटेज की बहस का एक ज्वलंत उदाहरण है जो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर का एक कोर टॉपिक है। यहाँ असली सवाल ये है कि हम अर्बन डेवलपमेंट और टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए अपनी इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को कैसे बचा सकते हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें और फैंसी बिल्डिंग्स बनाना? एग्जैक्टली। प्रशासन का कंफ्यूजन वाला बयान दिखाता है कि अथॉरिटीज और लोकल स्टेक होल्डर्स जैसे वहां के पुजारी, मल्ला, इनके बीच एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ये तो एक की गवर्नेंस इशू है। बिल्कुल। एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट मॉडल वो होता है जो लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर चलता है, न कि टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है, लेकिन वाराणसी से ही एक दूसरी तस्वीर भी आ रही है जो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करती है। काशी तमिल संगमम। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बहुत प्रशंसा की है और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि संस्कृति में जोड़ने की कितनी ताकत होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य ही देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है। काशी और तमिलनाडु का संबंध तो बहुत पुराना बताया जाता है। सदियों पुराना। तमिलनाडु में एक शहर का नाम तेनकासी है, जिसका मतलब है दक्षिण का काशी। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, और महान कवि सुब्रमण्यम भारती ने भी अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा काशी में गुजारा। यह संगमम उसी ऐतिहासिक रिश्ते का एक उत्सव है। इस इनिशिएटिव के तहत प्राचीन तमिल साहित्य थोलकाप्यम का अनुवाद भी कई भाषाओं में किया गया है। और ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। सॉफ्ट पावर यानी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर के बजाय अपने कल्चर, वैल्यूज और पॉलिसीज के जरिए दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। जब उत्तर भारत का एक व्यक्ति तमिल साहित्य को पढ़ता है या दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति काशी की परंपराओं को देखता है, तो आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है। ये नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो यूपीएससी के नजरिए से ये कल्चर को नेशन बिल्डिंग के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का एक प्राइम एग्जाम्पल हो। एग्जैक्टली। हमने संस्कृति और विरासत की बात की जो हमारे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, लेकिन जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत यानी साफ हवा आज देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक स्थायी चुनौती बन गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एक बार फिर 353 पर है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का इंडिकेटर है। दिल्ली का प्रदूषण एक विकेड प्रॉब्लम है। विकेड प्रॉब्लम मतलब एक ऐसी जटिल समस्या जिसके कई कारण हैं और कोई एक आसान समाधान नहीं है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब मिलकर इस संकट को बनाते हैं। ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट का एक कोर टॉपिक है। हर साल सर्दियों में यही कहानी होती है। हमारे पास ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP जैसे तंत्र भी हैं, फिर भी हालात क्यों नहीं सुधरते? क्या है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक गवर्नेंस और फेडरलिज्म इशू भी है। इसका समाधान सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। सही बात है। इसके लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक मजबूत और लगातार कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ग्रैब जैसे कदम इमरजेंसी मेजर्स हैं जो तब लागू होते हैं जब हवा जहरीली हो चुकी होती है। मतलब हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। बिल्कुल, एक होलिस्टिक साल भर चलने वाले प्लान की जरूरत है। ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ खबरें रटना नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस को समझना है। एग्जैक्टली। चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर और नेशनल पॉलिसी के बीच का रिश्ता हो, डेवलपमेंट और हेरिटेज के बीच का संतुलन हो, या फिर वेलफेयर और पॉपुलिज्म के बीच की बारीक लकीर। बिल्कुल। और आज की चर्चा के अंत में मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने आज कई सरकारी योजनाओं पर चर्चा की, पंजाब में नकद सहायता से लेकर काशी तमिल संगमम तक। जी। एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर यह सोचना बहुत जरूरी है कि इन योजनाओं की सफलता को केवल उनके नेक इरादे, उनके नोबल इंटेंशन से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके डिलीवरी मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से कैसे मापा जाता है। What are the metrics for successful governance beyond just policy announcements? बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ योजना की घोषणा कर देना ही काफी है,
या उसकी असली परीक्षा उसके नतीजों में है? बिल्कुल। आपका इस पर क्या सोचना है? आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और आप ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पूरी चर्चा के डिटेल्ड PDF नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली बार तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद।